चलिए, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, आराम से समझेंगे। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पहली विशेषता है, थोड़ा बहुत हम लोग देखे भी थे कल, कि निम्न प्रति व्यक्ति आय है हमारे यहाँ। जो लोग कल नहीं थे, एक बार थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन कर देते हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम, भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर सबसे कम है, बहुत कम है। हालांकि हम लोग विकासशील देश में शामिल हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। और प्रति व्यक्ति आय निकाला कैसे जाता है आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, और राष्ट्र की कुल, चाहे जिस देश का भी निकालना हो वहाँ का पूरा राष्ट्रीय आय निकालेंगे, नेशनल इनकम, और कुल जनसंख्या निकाल लेंगे। तो ये निकल के आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये आपका निकल के आ जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय आय जो होता है वो पूरे देश का पूरा इनकम रहता है, उसमें सारे व्यक्तियों की इनकम शामिल रहती है। अगर मान लीजिए कोई देश है जहाँ पे राष्ट्रीय इनकम मान लेते हैं 2 लाख है, 2 लाख में कितना जीरो रहेगा? हाँ, तो 2 लाख है अगर, और वहाँ रहने वाले व्यक्ति 100 है, तो राष्ट्र की इनकम हो गई, और 100 व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं। छोटा सा देश है, जैसे वेटिकन सिटी है, देखिए 700-800 लोग हैं, लेकिन इनकम बहुत है वहाँ की। आपको पता है ना, मठ और मंदिर में बहुत पैसा है। बालाजी मंदिर भारत सरकार को ऋण देता है, भारत सरकार कर्जे में है बालाजी मंदिर का। तो उससे क्या, भारत का है तो सरकार ले रही है, दे रहा है। तो मंदिर देश का है, लेकिन सरकार का तो एक संस्था है ना, उसकी निजी संपत्ति हो गई ना। तो ये आप डिवाइड कर देंगे तो आपका लगभग 2000 रुपये एक व्यक्ति का निकल के आएगा इनकम। और भारत में जो इनकम है, चाहे भारत हो या कोई भी दुनिया का देश हो, एक व्यक्ति का इनकम या राष्ट्र की इनकम जो भी निकाली जाती है, आय जो निकाली जाती आय, ये क्रय शक्ति के आधार, क्रय शक्ति जानते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर निकाली जाती है। क्रय शक्ति के आधार पे की जाती है। क्रय शक्ति क्या है? ये कहाँ से आ गया? यहाँ कलर छुआ गया था। क्रय शक्ति के आधार पे की जाती है। क्रय शक्ति जानते हैं, खरीदने की शक्ति। हर देश की मुद्रा की अपनी क्रय शक्ति होती है। जैसे हमारे यहाँ रुपया है, रुपया है ना, इसका चिन्ह कब जारी हुआ था? ये चिन्ह 2010 में हुआ।
उदय कुमार जारी किए थे। बरसात का समय था, बारिश हो रही थी तभी। ये 2010 से ये चिन्ह जारी है भारत का। जैसे मान लीजिए रुपया है, डॉलर है, इन हर रुपए, हर मुद्रा, ये करेंसी है ना सब, तो हर करेंसी का अपना मूल्य होता है, उसकी भी कीमत होती है। क्योंकि देखिए 1 रुपए में, कल ही हम बताए कि आपको अगर चीनी चाहिए, क्योंकि चीनी का रेट कितना है, मान लेते हैं चीनी 40 रुपए किलो है। कितना है? 40 रुपए किलो है। 1 किलो 40 रुपए में मिलेगी, 1 रुपए में कितना मिलेगी? तन्नी से देख भगा देगा, तोलबो नहीं करेगा। हाँ देगा भी नहीं, बहुत जगह तो कोई भाग जाए, ऐसे ही दे देगा, चिप लो। 1 रुपए में बहुत मिलेगा तो 25 ग्राम मिलेगा, यही मिलेगा ना। लेकिन अगर 1 डॉलर में आपको लेना हो तब कितना चीनी मिलेगा? क्योंकि डॉलर रुपए से महंगा है, तो 1 डॉलर में 2 किलो चीनी मिलती है। तब बताइए, अब 2 किलो, मुद्रा तो वही है, ये रुपए का नोट है, हालांकि इस पे गांधी जी हैं, ये डॉलर का है, इस पे अब्राहम लिंकन है, अंतर थोड़ा सा यही है। तो ये 2 किलो मिलेगा, मतलब इसकी क्रय शक्ति ज्यादा है डॉलर की कि रुपए की? डॉलर की है ज्यादा ना, तो क्रय शक्ति डॉलर की ज्यादा है। ऐसे ही स्टर्लिंग है, पाउंड है, रैंड है। रैंड कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका। येन चीन की है, युआन चाइना की। अच्छा, येन चीन की है, युआन जापान की है। युआन जापान की है, येन चीन की है। इधर हम गए थे एक बार ना, बाबतपुर साइड, इधर जौनपुर, तो उधर वाले येन बोल रहे थे कि येन खाए हैं, येन खाए हैं, येन खाना खा लिए, नहीं खाए। तो हम कहीं कहाँ से चीन की मुद्रा ला दी है सब, तो वहाँ की भाषा है, इनको बोलने की जगह क्या बोलेंगे? येन। इन्हें कहेंगे ये तोड़े हैं, कहे येन तोड़े हैं। ठीक है, तो ये क्रय शक्ति देख रहे हैं, सबकी अलग अलग होती है हर देश की, हमेशा याद रखिएगा। क्रय शक्ति के आधार पर ही निकाला जाता है। कहीं भी पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन क्रय शक्ति के आधार पर। ठीक है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय का स्तर वैसे ही नीचा है, कम है, लेकिन आय के वितरण में भी असमानता है हमारे यहाँ। दूसरा विशेषता, आय के वितरण में असमानता, इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण में असमानता। इसका मतलब क्या है कि आय जो बांटा गया है, हमारे यहाँ बांटा तो गया नहीं है। जो आय होती है प्रति व्यक्ति आय, ये एक बराबर नहीं है, अलग अलग है, बहुत असमानता है इसमें। हम निकालने के लिए तो निकाल देते हैं कि पूरे राष्ट्र की इनकम अभी निकाले, जैसे 20 लाख रुपए है और 100 लोग हैं इस राष्ट्र में, तो एक व्यक्ति का 2000 निकल के आया। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये 2000 रुपए सब लोग बराबर बराबर कमाते होंगे? निकालेंगे तो निकाल दिए, पर कैपिटा इनकम 2000, क्या सब लोग इक्वल कमाते होंगे, इक्वल अर्न करते होंगे? नहीं, कोई इसी में अकेले 1 लाख कमाता होगा, हाँ, कोई कमाता ही नहीं होगा, और कोई मुश्किल से 500, और कोई 10,000 कमाता होगा। तो ये असमानता है कि नहीं? जैसे भारत की राष्ट्रीय आय अगर देखा जाए और कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दें, तो निकल के तो लगभग आता है कि हमारे यहाँ
95,000 लगभग प्रति व्यक्ति आय है वार्षिक, निकल के यही आता है। 1,20,000 40,000 यही निकल के आता है, 1.5 लाख बढ़ता रहता है। लेकिन क्या यही अच्छा बराबर है? निकल के तो आया एक व्यक्ति का, लेकिन बराबर नहीं है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा अंतर है। आप देखेंगे कि अगर भारत में मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए है, ध्यान दीजिए, 1 करोड़ रुपए पूरे भारत की इनकम है, मान लेते हैं पूरे भारत की इनकम है 1 करोड़ रुपए, तो इसमें अच्छा मान लेते हैं भारत में 1,000 लोग रह रहे हैं। कितने? 1,000 लोग रह रहे हैं। तब तो इसका निकल के प्रति व्यक्ति आ जाएगा लगभग 1,000 आ जाएगा, 1,000 रुपये आ जाएगा। 1 करोड़ में 1,000 से भाग दे देंगे, 1,000 आ जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं कि प्रति व्यक्ति आय 1,000 ही सबका हो, नहीं। इस 1 करोड़ में से 95 लाख, कितना? सिर्फ 50 लोगों के पास है। कितने? 1,000 का 50 लोगों के पास, यानी 95% पैसा, 95% आय सिर्फ 5% लोगों को होता है, 5% लोगों को है। ऊपर से लीजिए, अडानी अंबानी ढेर सारे, टाटा, सिर्फ 5% लोगों के पास 95% इनकम है। और जो 5% बच गया, ये 5 लाख रुपए में, 5 लाख का मतलब 5%, यही ना बचा। 95 लाख तो है ना, 5% बचा। 5 लाख रुपए किसके पास है? यानी 95% लोगों के पास है, इनकम हो रही है। और 1,000 का कितना बचा? 950 लोग सिर्फ कितना कमा पा रहे हैं? 5 लाख। तो हमारे यहाँ बहुत असमानता है, बहुत ज्यादा असमानता है, हद से ज्यादा है। अच्छा, राष्ट्रीय इनकम भी निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी निकालते हैं, तो लगता है कि हम अमीर हैं, लगता है, निकल के आता है अमीर है। लेकिन उसमें किसका पैसा जुड़ के आ रहा है? इन लोगों का आ रहा है। इनका जुड़ के डिवाइड हो जा रहा है, तो लग रहा है कि हाँ हम भी 1,000 में हैं। नहीं है, आप बहुत नीचे है। खाली इनका निकाला जाता ना, ऊपर का 5% लोगों का छोड़ के यही निकालते, तो निकाल के देखिए 5 लाख बटे 950 करिए, कितना आया? हालत खराब हो जाएगी, महागरीब देश हो जाएगा। ये नीचे वाले का निकाल के देख लीजिए, खाली 5% लोगों का इनकम निकाल के देख लीजिए कितना प्रति व्यक्ति आया है। नहीं निकालेंगे, उसमें 5% जो ऊपर वाले का जोड़े हैं वो पूरा मिला के पूरा इंडिया का। इसलिए हमें लगता है कि हम बहुत अमीर हैं, जबकि अमीर वास्तव में बहुत से भारत में ऐसे लोग हैं अपने को गरीब मानते ही नहीं, गरीब मानते ही नहीं कि हम गरीब हैं, नहीं मानते, जबकि गरीब हैं, रियल में गरीब हैं। एक अमीर व्यक्ति कम से कम हफ्ते में 7 कपड़े तो 7 दिन बदल के पहन ही लेगा। कहाँ जल्दी कोई हमारे यहाँ है कि 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहने, और कम से कम 3-4 जूता मोजा सब। अच्छा, रहन सहन का स्तर, कपड़े से छोड़िए, रहन सहन का स्तर भी तो होना चाहिए। रहन सहन का स्तर जाके देखेंगे तो वही है, वही घास भूसा की तरह रह रहे हैं। कपड़े पहन लेंगे ना, कपड़ा तो यहाँ भी पहन लेते हैं, सड़क पे सोने वाले भी ठीक ठाक पहन लेते हैं, लेकिन रहन सहन का स्तर भी तो होना चाहिए। तो हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, खाली बराबरी दिखाने के चक्कर में हम लोग, हाँ, पूरा पैसा थोड़ा बहुत जो जुटता है वो शादी में, मकान बनाने में खत्म। मानते भी नहीं है। अब बाता बाती हो जाए तो हम उनसे कम थोड़ी हैं। अभी ट्रेन में बैठा हो, अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप बैठे हो और बहस होने लगे, तो
लात मार के भगा देंगे, सब गिरा देंगे। वो अपनी जगह होंगे, अपने घर के अमीर होंगे। हाँ, तो ठीक है, आय का वितरण बहुत कम है हमारे यहाँ, ये याद रखिएगा। आय का वितरण में असमानता बहुत है, असमानता बहुत है। तीसरा, हमारे यहाँ एक्सट्रीमली या एक्सट्रीम अत्यधिक गरीबी है, पॉवर्टी, दरिद्रता। चलिए तो मान लेते हैं कि कभी कभी दरिद्र हो जाते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी, कभी कभी गरीब हो जाते हैं, हमेशा नहीं। बहुत गरीबी है हमारे यहाँ। और अगर ये तो मान लीजिए चल रहा है कलयुग, अगर उस दौर की बात करें, द्वापर ऊपर में थे एक महान व्यक्ति सुदामा, अगर आज रहते तो उनसे ज्यादा गरीब कोई नहीं रहता, महादरिद्र थे। हम तो गाना सुनते हैं तो जैसे लगता है, देखते हैं फोटो में तो लगता है दरिद्र तो कोई है नहीं। अत्यधिक गरीबी, सबसे ज्यादा अमीर भी हो गए उसी समय। हाँ हाँ हाँ, सबसे ज्यादा गरीब थे, सबसे ज्यादा अमीर हो गए। तो देखिए, अत्यधिक गरीबी जो है भारत में खूब कूट कूट के भरी है। और हम आपको बता दें गरीबी निकाला कैसे जाता है, इसके बाद ही अगला चैप्टर है, इसी के बाद ही गरीबी पढ़ेंगे। वहां हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग भोजन के आधार पर गरीबी निकालते थे, कि अगर पेट भर भोजन मिल जाए तो गरीब नहीं है। लेकिन आगे चल के इसका दायरा बढ़ गया कि पेट भर भोजन से काम नहीं चलेगा, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, एजुकेशन, इस सब पे भी तो खर्चा जा रहा है। तो सबका भी पैसा हमें जोड़ के बताइए कि कितने तक के लोग उसके नीचे, उस लाइन के नीचे के लोग गरीब हैं और उसके ऊपर के लोग अमीर। तो इसलिए दायरा बढ़ गया। लेकिन ये लोग करते क्या है कि जो स्तर निकालते हैं गरीबी का, भोजन का, बहुत कम पैसा रखते हैं ताकि कम से कम गरीब बचें। लाइनियां घटा देते हैं एकदम नीचे। रियल देखा जाए तो भारत में 80% गरीबी है, 80% गरीबी है। और हम खुद गरीब हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे भाई। हाँ, बाकी देखिए हमारे यहाँ क्या है, तुलना का स्तर है। उनसे अमीर है तो हम अमीर हैं, बस बात खत्म। अगर हम उनसे अमीर हैं तो अमीर हैं, बात खत्म। जबकि रियलिटी देखा जाए तो हम गरीब हैं, लेकिन तुलना कर लिए ना कि सुरेश अगर मुकेश से अमीर है तो मुकेश अमीर है, और सुरेश अगर गणेश से अमीर है तो सुरेशो अमीर है। तो महागरीब कौन है? हम लोग तुलना कर लेते हैं बस। उनके यहाँ 2 कमरे का घर, हमारे 4 है तो हम अमीर है। उनके यहाँ 1 बीघा, हमारे यहाँ 1.5 बीघा, जबकि दोनों गरीब हैं, दोनों गरीब हैं। तुलना कर लेते नहीं, हम अमीर हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे यहाँ गरीबी बहुत है और इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। हाँ, एक इस समय माना जाता है लगभग यही निकल के आ रहा है, 1/3 गरीबी है, परसेंट में गरीबी है। आगे हम बताएंगे, सुरेश डी तेंदुलकर की रिपोर्ट आई, उसी के आधार पर निकाला जाता है। डीटी लकड़ावाला की भी आई, सुरेश डी तेंदुलकर की रिपोर्ट आई। और अब तो बहुआयामी गरीबी आ गया है, मल्टी डायमेंशनल। बहुत पूछ रहा है एग्जाम में, MPI इंडेक्स, SDI जारी करता है। तो आजकल आगे गरीबी वाले चैप्टर में सब बताएं। और हमारे यहाँ तो एक दिन ऐसा भी आता है कि हम इसको भगाते भी हैं, दीपावली के अगले दिन दरिद्र भी खेपते हैं, भगाते भी हैं। भाग भी जाता है, पता नहीं भागता है कि नहीं, फिर आ जाता है। चलिए, तो ये तीसरी विशेषता है, अत्यधिक गरीबी है, ये याद रखिए। चौथा, आर्थिक कुचक्रों का जोड़, आर्थिक कुचक्रों का जोड़ भी कह सकते हैं, जोड़ भी कह सकते हैं।
जोर भी कह लेंगे, यानी इफेक्ट इसका ज़्यादा है किसका? हाँ, इकोनॉमिकल कुचक्र का। विशियस सर्किल, कुचक्र का। कुचक्र क्या होता है? देखिए, अगर कोई साइकिल चल रही है, अगर हमारे फायदे के लिए है तो ठीक है, सुचक्र हो गया। अगर वही हमारे लिए नुकसान है, कुचक्र है। इसको समझिएगा, हमारे यहाँ एक बार अगर व्यक्ति एक बार इस गरीबी के चक्र में फंसा, पैसे के चक्र में फंसा, तो जल्दी निकल नहीं पाता है, वो इसमें फंसता ही चला जाता है और उलझता ही चला जाता है। अभी कल हम उदाहरण देके समझाए थे आप लोगों को कि मान लीजिए एक परिवार है और उस परिवार में, मान लीजिए परिवार है, इस परिवार में एक माता पिता हैं और 2 बच्चे हैं, ठीक। अब कमाने वाले एक ही लोग हैं, पिता हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। किसी तरह लड़की की शादी की और हर व्यक्ति की, भारत के सभी व्यक्ति की आदत है कि अगर मान लीजिए उसके पास इस समय 5 लाख रुपए होगा, जुटा लिया होगा 5 लाख रुपए, तो ये गारंटी है कि अपने लड़की की शादी में 7-8 लाख रुपए खर्च करेगा। 5 लाख करबे नहीं करेगा। कोई ऐसा है ही नहीं कि 5 लाख उसके पास है और 4 लाख में शादी कर दे, 1 लाख बचा ले, कभी नहीं करेगा। उम्मीद रखा है ना कि सदिया में और लोग देंगे भी, 5 लाख तो हमारा है, तो लोग दान दहेज मिलेगा, दान में भी मिलेगा, लड़की की शादी है, कोई लोग कुछ न कुछ देंगे ही, तो 7-8 लाख तो ऐसे ही पहुंच जाएगा गिरे हालत पे। तो 5 लाख उसके पास है तो 5 लाख में शादी करेगा ही नहीं, गारंटी है। वो कितने का प्लान बनाएगा? 7-8 लाख का बनाएगा, 7 या 8 लाख का कम से कम। कई होते हैं इसे चढ़ा बढ़ा देते हैं कि 10 लाख का बना लेते हैं, कर्जा भी ले लेते हैं। हाँ, कहीं देखा एक बार बिया होला, बार बार नहीं हो तो एक बार कर देंगे, चढ़ा देंगे विधवा, तो खूब शादी हो जाएगी। बाद में शादी गारंटी है कि चलेगी? कोई गारंटी है? मान लीजिए चल भी गई तो कोई जरूरी है कि मार पैसा लगा देंगे तब चलेगा? नहीं तो नहीं चलेगा। कम पैसा लगाएंगे तो नहीं चलेगा। इतना खर्च कर देते हैं शादी में, एक दिन में पूरा खर्च हो जाता है, मात्र 4 घंटे में। 4 घंटे में पूरा पैसा खत्म। शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे में खत्म हो जाता है। बाकी खर्चा तो मान लीजिए दिखाने के लिए है, खत्म हो जाता है पूरा पैसा। और उसके बाद क्या करते हैं, उसी समय बीमार भी रहते हैं कई लोग परिवार में, लेकिन इलाज नहीं करते, सदिया बीत जाए तब। शादी के दिन बीमार भी रहते हैं लेकिन उसी में एडजस्ट किए रहते हैं। अब फिर अगले दिन फिर दवाई लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दवाई लेंगे जब तो उधार लेंगे फिर। अच्छा कोई इसी में ज़्यादा तगड़ा बीमार हो गया तो ऑपरेशन होने लगा तो गया सीधे 1,50,000, वो उधार लिए। अभी चुकाए नहीं इसमें से 3 लाख, अभी चुकाए नहीं, तब तक 1 लाख ही आ गया, तब तक फिर तैयार हो गया। अभी जुटा रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, यानी चल रहा है। अभी बड़ा होगा लड़कवा, ई जाएगा कमाने, ई पहले उतारेगा इनका कर्जा बहुत दिन बाद, फिर यह कमाई यो करेगा अपनी शादी में, यो कर्जा लेके शादी करेगा कि हम कमा के भर देंगे। हाँ, अगले दिन वही मार भात खाएंगे। हम तो देखे कई लोग शादी में पूरा हर तरह का व्यंजन बनाएंगे, तेरही में हर तरह का दिखाने के लिए भाई इज्जत न गड़बड़ा जाए, और फिर प्रतिदिन कभी तो ठीक ठाक खाना, कभी वैसे ही खाना खा लेंगे। सोचने वाली बात है। आप डेली के लिए जी रहे हैं यहाँ, खाली एक दिन दिखाने के लिए नहीं जी रहे हैं। वो क्या, वो तो एक दिन दिखा देंगे, बाकी दिन तो आप ही झेलेंगे। लेकिन नहीं, कैसे नाक कट जाई,
पता नहीं कौन सा नाक है कट जाएगा कौन। याद रखिएगा, एक बार जो फंस गया नहीं निकल पाता है हमारे भारत में। आगे देखिए, अगला यही पढ़ाना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान समझिएगा इसको। मिक्स्ड इकोनॉमी, बड़ा लंबा डस्टर है। मिक्स्ड इकोनॉमी, पेन पेन है यहीं पे। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी, ध्यान समझिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? वह अर्थव्यवस्था, ध्यान समझिए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी हो। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी हो, यानी वह अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का भी योगदान हो और निजी क्षेत्र का भी योगदान। मतलब हमारे देश जो भारत है, यहाँ पे क्या सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी कंपनी, समझ पा रहे हैं? एनटीपीसी सार्वजनिक है कि प्राइवेट है? बीएसएनएल ओएनजीसी, हाँ, ये जितने भी निगम हैं लगभग ज़्यादातर, और निजी भी हमारे यहाँ कंपनी है ढेर सारी। टाटा की कंपनी है ढेर सारी, बिरला की भी ढेर सारी कंपनी है। हाँ, जियो तो मान लीजिए ये है तो, अच्छा वो वाला आ गया। हाँ हाँ, ये तो भूगोल वाला हो जाएगा जियो। हाँ, पतंजलि सार्वजनिक कंपनी तो नहीं है। कई लोग भ्रमवश रहते हैं कि बाबा का है तो सार्वजनिक है, सरकारी है। कौन सा? हाँ, तो टाटा जियो ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर भी हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में भाग ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी, ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी और निजी क्षेत्र दोनों। यहीं पे जब हम आपको पढ़ाएंगे कृषि, एग्रीकल्चर, इसी में है आगे, तो मिश्रित कृषि पढ़ाएंगे। मिक्स्ड, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मिक्स्ड एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। हाँ, तो मिश्रित कृषि लोग वहां ऑप्शन में भी देता है कि दो फसलें, दो या दो से अधिक फसलें एक साथ लगाना, नहीं, ये गलत है। जैसे गेहूं के साथ सरसों बो दिए तो लग रहा है कि खरमेजरा हो गया मिश्रित, लेकिन वो मिश्रित कृषि नहीं है, वो तो एक फसल है, मतलब फसल ही खाली है, फसल दो है तीन है लेकिन है फसल, उसको बोलेंगे फसल ही, लेकिन मिश्रित फसल बोलेंगे, कृषि नहीं बोलेंगे, उसको मिश्रित मिक्स्ड क्रॉप बोलेंगे। मिक्स्ड क्रॉप, मिश्रित सस्यन, सस्यन मतलब खेती, कृषि, सस्यन यानी खेती, तो मिक्स्ड मिश्रित सस्यन बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉप बोलेंगे,
मिश्रित फसल बोलेंगे। अगर धान गेहूं एक साथ बो दिए या चना मटर एक साथ बो दिए या 2 फसल एक साथ 3 फसल एक साथ बो दिए तो भी, और वही टिक भी लग जाता है गलती से। लेकिन मिश्रित कृषि वो नहीं है। मिश्रित कृषि वह है जिसमें खेती यानी एग्रीकल्चरल के साथ पशुपालन शामिल हो। क्या हो? कृषि के साथ पशुपालन, ये रहेगा तब मिश्रित कृषि। और हमारे यहाँ करते हैं बहुत से लोग, खेती भी करते हैं, 2 गाय भी पाले हैं, भैंस भी पाले हैं, क्योंकि उसका जो भूसा यूज हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि नहीं? हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। 6वां याद करिए अगला। हमारे यहाँ जनाधिक्य की स्थिति है। जनाधिक्य मतलब ओवर पॉपुलेशन। जनाधिक्य की स्थिति, ओवर पॉपुलेशन या कंडीशन ऑफ ओवर पॉपुलेशन। हेडिंग याद रखिएगा, वहां देगा ऑप्शन में कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ढूंढ लीजिएगा। 3 रहेगी, 1 नहीं रहेगी। तो जनाधिक्य की स्थिति, जनाधिक्य मतलब जनसंख्या बहुत अधिक। देखिए, एक जितने संसाधन होते हैं, हम पढ़ाएंगे संसाधन क्या है, रिसोर्सेज। जैसे हमारे यहाँ जमीन भूमि भी संसाधन है, मृदा, जल, वायु, ये जितने संसाधन हैं, इन संसाधनों को उपयोग करने के लिए, इनका दोहन करने के लिए जितनी जनसंख्या की जरूरत होती है, अगर उससे कम रहे तो जनसंख्या कम है, अगर उसके बराबर हो जाए तो जनसंख्या लगभग अनुकूल हो गई। लेकिन अगर उससे ज्यादा होने लगे, जिससे संसाधन पे दबाव बढ़ने लगे, तो उसे कहते हैं जनाधिक्य की स्थिति। यानी जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या अधिक हो गई, बहुत अधिक हो गई, उसका दबाव पड़ेगा संसाधनों पर। जैसे समझिए हमारे यहाँ मान लीजिए कृषि भूमि है, बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृषि भूमि है, हमारे यहाँ पानी है, पानी भी ठीक ठाक है। सऊदी अरब वाले तो हम लोग हैं नहीं, पानी खूब है, इफरात पानी है, पानी भी है, संसाधन तो काफी है। और आप देख रहे होंगे, कभी आप सोचते भी होंगे कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ भी जाती है तो एक बार नदी के किनारे जो मैदानी वाला एरिया होता है, भारत में देखिएगा गंगा नदी के किनारे आधी जनसंख्या है, पूरे भारत की आधी जनसंख्या गंगा नदी के किनारे वाले एरिया में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब ले देखिए। तो अगर जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में बढ़ भी जाती है, अच्छा जनसंख्या क्यों है इतना ज्यादा यहाँ? क्योंकि यहाँ संसाधन ज्यादा है, समतल मैदान है, परिवहन की सुविधा है, पानी है, सारी चीजें हैं। लेकिन जनसंख्या अधिक हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, ज्यादा हो क्यों गई? एक समय था ज्यादा नहीं थी। कारण यह है कि जब संसाधन थे हमारे पास तो हम लोग कृषि प्रधान देश थे, तो कृषि पर निर्भर थे। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी तो उद्योग पे, सेवाओं पे लोग बढ़ते चले गए, लेकिन हमारे यहाँ उद्योग उतना तेजी से डेवलप नहीं हुआ। दूसरे देशों में देखिए एकदम खेती नहीं होती है, लेकिन उद्योग पे डेवलप है, इंडस्ट्री पे डेवलप है। तो हमारे यहाँ उद्योग और सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, इस वजह से हम पीछे रह गए और संसाधन हमारे यहाँ कम पड़ गए। अगर यही इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, हम मान लेते बनारस में ये इंडस्ट्री खूब डेवलप हो जाए, तो वो ये जो बैठे हैं लोग इधर उधर घूम रहे हैं, वहाँ जाके मजदूरी करते तो कुछ तो मिलता, कोई भी काम मिलता, वहाँ सिर्फ मजदूरी थोड़ी मिलते, सब लोगों को काम मिलता।
उद्योग, अच्छा वो बनेगा सामान तो फेंक थोड़ा दिया जाएगा, सामान बनेगा तो हमारे यहाँ खपत ही होगा, विदेश से नहीं मंगाना पड़ेगा। अगर ज्यादा बन जाएगा तो हम लोग निर्यात कर देंगे। फायदा तो है इंडस्ट्री लगाने से, लेकिन लगाएगा कौन? अब प्राइवेट सेक्टर लगाते हैं तो भाई कितना लगाएंगे? पहले सार्वजनिक सेक्टर लगाते थे, उद्योग बहुत ज्यादा लगाते थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद उसी समय से उद्योग लगना खूब शुरू हुआ, अब खूब लगा, लेकिन अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आप देखेंगे कि संसाधन जितने हैं, संसाधन में यही सब आता है, कृषि, पानी, वायु, उद्योग वगैरह सब आ जाते हैं। हमारे पास जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों का दोहन करने के लिए, उचित उपयोग करने के लिए जितने लोग चाहिए, उससे अगर ज्यादा लोग हो जाएं तो जनसंख्या अधिक हो जाती है। और हमारे यहाँ सिर्फ अधिक ही नहीं है, हमारे यहाँ जनसंख्या आप देखेंगे बहुत अधिक हो गई है। अगर आप देखेंगे कि जनसंख्या का पिरामिड देखेंगे तो हमारे भारत में जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए हमेशा याद रखिए, इस समय जनसंख्या उतनी हो गई है जितना संसाधन का अभाव पड़ गया है। इसीलिए आधा लड़ाइयाँ तो इसी वजह से होती है। आप ट्रेन में बैठेंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि लड़ाई हो, शांति से जा रहे हैं, शांति अपनी 10% लड़ाई ऐसे ही हो जाती है, खाली जनसंख्या की वजह से। अपने आप इतनी जनसंख्या है, संसाधन है नहीं उतने। संसाधन अगर उतना रहता, जनसंख्या तो चीन में भी ज़्यादा है, लेकिन उसने संसाधन डेवलप किया है, संसाधन वास्तव में डेवलप है वहाँ। हाँ, वहाँ इंडस्ट्री बहुत है, बहुत इंडस्ट्री है, और क्षेत्रफल भी उसका ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी तो भारत से ज़्यादा है। और हम लोग तो एकदम आगे निकल गए जनसंख्या के मामले में, दुनिया में इसी में पीछे थे, अब इस बार तो सबसे आगे हो गए। और आपको बता दें, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जनसंख्या लगभग 30-32 करोड़ थी। हाँ, 1947 में। और आपको आश्चर्य होगा, 30 करोड़ लगभग 30, 31, 32 होगी, 30 करोड़ लगभग भारत की जनसंख्या थी 1947 में। लेकिन हमारे देवता भी तो 33 करोड़ थे, तो जनसंख्या देवता की ही ज्यादा है पहले से, तो हम लोग कहीं पीछे रहेंगे? 33 करोड़ देवता है, एक दो ठो नहीं है। हाँ, तो वो अपना जनसंख्या बढ़ाए हैं। आइए, तो याद रखिएगा जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। कृषि पर निर्भरता याद रखिएगा, हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हर हाल में कृषि पर ही निर्भर है हम लोग। छठा था ना, हम अभी पढ़ाएंगे आपको जनसंख्या वाला पूरा एक चैप्टर ही है, वहाँ पे सिद्धांत भी पढ़ाएंगे माल्थस का, या फिर अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत पढ़ाएंगे, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। 7वां आपका टॉपिक है कृषि पर निर्भरता। ये अगली विशेषता है, हम लोग ज्यादातर कृषि पर निर्भर हैं। देखिए उस दिन हम बताए थे ना, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, यानी हम लोग किस पे डिपेंड है? डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे निर्भर। और आपको याद भी होगा, आइए यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे आपको, जो अक्सर हम जब पढ़ाते हैं बेरोजगारी तो वहाँ बताते हैं। एग्रीकल्चर जैसे खेती है, खेती को ही एग्रीकल्चर बोलते हैं, हालांकि खेती में तो अब बहुत चीज़ें शामिल हो गई हैं। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, याद करिए, तो हम बताए थे कि जो राष्ट्रीय आय थी हमारी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इसका मूल्यांकन किया गया था। तो इसमें प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में कृषि आती थी ना,
तो प्राथमिक सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब, मधुमक्खी पालन और खनन, हाँ उद्योग इसमें नहीं है। और दूसरा था द्वितीयक क्षेत्र, याद आ रहा होगा, जिसमें उद्योग, निर्माण आते हैं। और तीसरा था आपका सभी सेवाएं, तो सेवा क्षेत्र। तीसरा था सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र इसी को बोलते हैं टर्शियरी। तो 1947 में स्थिति ये थी, 1947 में, कि प्राथमिक क्षेत्र में लगभग जो पूरी इनकम आई थी भारत की, वो प्राथमिक क्षेत्र से लगभग 55% के आसपास आई थी, 55-56%। और ये लगभग 32% के आसपास था, और ये लगभग 16-17% जो भी रहा हो, 12-13% ये रहा होगा, इसी के आसपास था। हम सही आंकड़ा नहीं बता रहे हैं एकदम एग्जैक्ट, रेशियो बता रहे हैं लगभग, कि ये ज्यादा था, ये उससे कम, और ये सबसे कम। यानी जितना पैसा आया था सबसे ज्यादा किसका था इसमें, राष्ट्रीय इनकम में प्राथमिक क्षेत्र का इनकम था। ये द्वितीयक क्षेत्र का इतना था। अगर 100 रुपए जुटा था पूरे भारत का इनकम एक साल में, तो 55 रुपए प्राथमिक क्षेत्र से था। इसी में कृषि है ना, कृषि इसी में आती है, तो इसका योगदान ज्यादा था, इसका उससे कम और इसका उससे। लेकिन आज इनकम बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 2024 में इनकम बढ़ गया है, लेकिन ये जो रेशियो है ये लगभग 12-13% हो गया है ना। और ये भी वही है लगभग, बहुत नहीं है, 32-33% है, और ये आपका लगभग 54%, 55-56 जो भी हो। तभी मत सोचिए कि हम लोग खेती करना कम कर दिए, पैसा देना कम कर दिए, ऐसा नहीं। उत्पादन पहले की तुलना में तो 3 गुना बढ़ गया, हरित क्रांति के बाद से आज तक 3 गुना उत्पादन बढ़ गया। हम लोग अनाज में आत्मनिर्भर हो गए हैं, पहले मंगाना भी पड़ जाता था, अकाल भी पड़ जाती थी। हम लोग उत्पादन बहुत बढ़ा है, लेकिन है क्या कि पूरा इनकम बढ़ गया। जैसे समझिए उस समय 100 रुपए कमाते थे तो 55 रुपए इसका आता था, इसका इसका। अब है क्या, अब सीधे 1000 कमाने लगे। कितना, 1000 इनकम हो गई देश की। उस रेशियो में अगर देखा जाए तो इसका कितना हो जाएगा, 140 रुपए। तो ये देखिए 55 रुपए की तुलना में तो 3 गुना बढ़ गया, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन कुल रेशियो की तुलना में ये घटा है, तो उलट गया है। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था 14% है कुल योगदान में, इसका 32% लगभग, और सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है इस समय भारत में राष्ट्रीय आय में। तो कहने का मतलब यह है कि कृषि पर अभी भी हम लोग ज्यादातर निर्भर हैं। और ये तो रेशियो दिख रहा है ना, हम आपको बता दें 55-56% जनता भारत कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहीं पे है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, डिस्टिंग्विश्ड मतलब छिपी हुई, प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। हाँ, मतलब देखने में लगेगा कि ये रोजगार में लगे हैं, लेकिन वास्तव में वो लगे, लेकिन काम तो कर रहे हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि लगे नहीं, खेती तो कर ही रहे हैं। आइए हम समझाते हैं, जैसे हम बता दें, आप अपने गांव में देख लीजिएगा, इतना बड़ा अगर गांव होगा तो कोई इतने बड़े खेत पर खेती कर लेता होगा, 20 बीघा अकेले कर लेता होगा, कोई 5 बीघा करता होगा, है ना, करता होगा कि नहीं, कोई 10 बीघा अकेले कर लेता होगा, कितना, 10 बीघा, कोई 40 बीघा भी कर लेता होगा कि नहीं। तो एक ही व्यक्ति इतना भी कर ले रहा है, 20 बीघा भी, 40 बीघा भी, 5 बीघा भी।
इसका मतलब क्या निकला, अगर आप पूरा गांव का देखेंगे तो लगभग मान लेते हैं कि 100 लोग लगे हैं खेती में। किसमें? खेती में, कृषि में। और पूरा खेत कितना है तो मान लेते हैं ये 500 बीघा है। कितना है? छोटा गांव है तभी तो 100 लोग लगे हैं, 500 बीघा है। चलिए 1000 कर दे, नहीं आप भी कहेंगे कि बड़ा कम दिखा रहे हैं। 1000 बीघा खेत है और 100 लोग लगे हैं। और आपको हम बता दें, ईमानदारी से अगर ये लोग खेती करें तो 100 लोग भले लगे हैं, इसमें से हमें उम्मीद है कि 25 लोग मिलके इतना खेती कर लेंगे। कितना? 25 लोग। हाँ, 25 लोग मिलके कर लेंगे। चलिए 25 आपको ज्यादा लग रहा है, 50 लोग कर लेंगे। कर लेंगे ना? एक लोग 20 बीघा नहीं कर पाएंगे तो 50 लोग क्या कर रहे हैं फिर? मतलब वो 5 बीघा पकड़ के बैठे नहीं जाएंगे कमाने, वो 4 बीघा पकड़ के बैठे नहीं जाएंगे, उसे खर्चा चल रहा है थोड़ा थोड़ा। और कोई है कि उसी से खूब कमा भी रहा है और इनकम भी कर रहा है, 50-50 बीघा, 40-40 बीघा। मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या? एक लाइन में समझिएगा ध्यान से, छिपी हुई बेरोजगारी। ये कुल उत्पादकता है। क्या है? 1000 बीघा में अगर उत्पादन करेंगे तो जितना उत्पादन होगा वो कुल उत्पादन कहलाएगा। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि अगर जितने लोग उसमें लगे हैं, जितने लोग लगे हैं, कितना लगे हैं? 1000, 100 लोग, 100 लोग, जितने लोग लगे हैं उसमें से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए। कितने लोग? 50 लोग। जितने लोग उत्पादन में लगे हैं उसमें से कुछ लोगों को अगर निकाल भी दिया जाए तो पूर्ण उत्पादन पे, पूरी उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी सीमांत उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जितने लोग निकाले गए, जितने लोग हटाए जाएंगे, वे छिपे हुए बेरोजगार हैं, प्रच्छन्न बेरोजगार। यानी जितने लोग रोजगार में दिख रहे हैं उसमें से अगर कुछ लोगों को अगर हटा भी दिया जाए तो पूरी उत्पादकता पे, यानी जो खेती हो रही, जितना उत्पादन हो रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही उत्पादन होगा। तो जितने लोग हटा दिए जा रहे हैं वे छिपे हुए बेरोजगार हैं। बाहर से तो लग रहा है कि वो खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके हटाने से कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ेगा, वो कहीं और कमाएंगे, है ना? तो इसी को कहा जाता है छिपे हुए बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। याद रखिएगा, ठीक? तो सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ है? कृषि क्षेत्र में। हमारे यहाँ उद्योग की भी कमी है, जल्दी से दिखा देते हैं आप, 7वां 8वां जो भी हो। हाँ, इसको विशेषता खत्म कर देते हैं। उद्योग की कमी है हमारे यहाँ, इंडस्ट्री की कमी है बहुत। 2 ही 3 तो बच्चा है। उद्योग की कमी है बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ उद्योग है भी नहीं। और भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप देखें कि राउर, भिलाई और दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग खोले गए, उसके बाद खुलते ही चले गए, लेकिन आज भी उद्योगों का बहुत अभाव है। तो क्या ये हमारी विशेषता हो गई भारतीय अर्थव्यवस्था की? हाँ, उद्योग का अभाव है। आपको हम बता दें, कच्चा लोहा जापान में नाम मात्र का होता है, न के बराबर, वहां नहीं होता है। होता है लेकिन अब वही ऊंट के मुंह में जीरा। जापान करता क्या है, भारत से लोहा ले जाता है खरीद के कच्चा, अपने यहाँ उसको ऐश को ले जाता है, अपने यहाँ उद्योग में उसको लोहा बनाता है और वही लौह और इस्पात ले आ करके फिर भारत को दोबारा बेच देता है। सोचिए, उसके पास ढो के ले जाने के लिए समय है काफी, और बेच के कमा भी ले रहा है। क्या है, उसके यहाँ के लोग काम करेंगे, अच्छा इनकम करेंगे, कमाएंगे, बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। तो वो काम यहाँ नहीं हो सकता।
यहीं का लोहा, लौह इस्पात में तीसरे नंबर पे जापान था, हालांकि अब भारत हो गया है उत्पादन में, और उसके पास कोई कारण नहीं था। बहुत कोई लोहा ले जाता था भारत से, कच्चा लोहा ले जाता है, हर साल ले जाता है, लौह है उसको परिष्कृत करता है, शोधित करता है, और फिर वही लौह इस्पात ले आकर के वापस भारत को बेच देता है। परिवहन का भी हमारे यहाँ समस्या है, ये आप लोग देखे होंगे, हर समय समस्या बनी रहती है। अरे हम बता रहे हैं कि आप टिकट बुक कर लिए, गारंटी नहीं कि दिन में आप फैल के सो जाए, रात में भले सो लेंगे, दिनों हम सब बैठ जाएंगे अब उसी सीटिया पे। हाँ कहेंगे अरे दिनमा में तो कौन सो रहे हैं, बैठने दीजिए। हाँ, बुकिंग के बाद भी नहीं मिलता है, आपका सीट रिजर्व है फिर भी आपका रिजर्व न के बराबर है, बस वो कोने में दबक के बैठिए उतने है। तो काहे है ऐसा, क्या जानबूझ के सब लोग करते हैं? संसाधन कम है, परिवहन की सुविधाएं कम है, बहुत ज्यादा तेजी से परिवहन, सिर्फ सड़क मार्ग विकसित हो रहा है तेजी से, सड़क मार्ग तेजी से विकसित हो रहा है इधर बीच, लेकिन रेल की पटरियां और रेल पे जो संसाधन मतलब ट्रेनें हैं वो उतनी तेजी से विकसित नहीं हुई, बढ़ाई नहीं गई। सड़क मार्ग का काम तेजी से हो रहा है, ये देखने में आ रहा है सामने, ढेर सारे परिवहन यानी सड़क मार्ग तेजी से। अच्छा आप देखेंगे कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र है यहाँ सड़कें बनाना भी तो आसान है, इसीलिए मैदानी क्षेत्र में सड़क भी खूब है। समतल एरिया होता है अपना तुरंत सड़क बन जाती है, लेकिन जो पहाड़ी एरिया है वहाँ सड़क बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और लोग दूर दूर रहते हैं, तो एक तो पहाड़ी एरिया में सड़क बनाना इतना कठिन होता है, इसलिए वहाँ सड़क की कमी है, परिवहन की कमी है पहाड़ी एरिया में आज भी। मैदानी एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब सड़कें हैं, तो ये समस्या अभी भी पहाड़ी एरिया में बनी हुई है, याद रखिएगा। और आखिरी आपका पूंजी का अभाव, कैपिटल, यानी लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी का अभाव। क्या है पूंजी का अभाव? मतलब आप ही बताइए कि हमारे पास इनकम ही कम हो रहा है, तो हम उपभोग करने के बाद जो बचेगा वही तो कहीं लगाएंगे, वही तो हमारी पूंजी होगी। जितना हम कमा रहे हैं पूरा खत्म हो जाए तो बचत ही नहीं होगा, तो हम कहीं लगाएंगे कहाँ से, इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? तो जब जो बचेगा वही पूंजी है, तो जब हमारे पास पूंजी ही कम है तो देश डेवलप भी बहुत तेजी से नहीं होगा। जिसके पास पूंजी बच रही है वही खाली डेवलप हो रहे हैं, 5% लोग, खाली 5%, 95% की स्थिति वही है। और उन 5% के सहारे 15% भी विकसित हो रहे हैं भारत में। 15% जो है ना आगे पीछे रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो 5% के सहारे हैं, छोटा छोटा ठेकेदारी मिल जाती है पिछवा पिछवा, तो 5% के सहारे 15% डेवलप हो रहे हैं, लेकिन 80% तो वैसे ही अपने सहारे हैं। तो पूंजी का अभाव है हमारे, तो बड़े पैमाने पे अभाव है। यहाँ तक कि अपना भी ठीक से एजुकेशन, चिकित्सा नहीं दे पाते हैं। यही मेडिकल स्टोर जाएंगे वहीं दवा लेके चले जाएंगे, डॉक्टर का अभाव है, सब चीज़ों का अभाव है भाई, पूंजी ही नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे।